8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 और ये समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा प्रकाशित और ये इसका दूसरा पन्ना 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 2025-26 की ये बुक। इसके आज हम ये पूरी किताब में से आज अध्याय 1 पढ़ेंगे। तो ये रहा इसका अनुक्रमणिका, ये अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ से आते हैं हम लोग पाठ 1 पर। तो पाठ 1 माने अध्याय 1 पादपों में पोषण। तो इस अध्याय में हम 701, 702, 703, 706 और 707 लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये पाठ की पूर्व तैयारी में आपको ये थोड़ा सा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी कुछ चीज़ें पूछी गई हैं उनके द्वारा, तो ये आपको जवाब भी देते चलना है। तो जैसे यहाँ पर ए और बी 2 पार्ट बनाए गए हैं। ए में लिखा हुआ है सूर्य से, जड़ों से, पत्तियों से, वायुमंडल से। बी में लिखा है पानी एवं पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो ये आपको भरना है, मतलब मैच करना है। तो सूर्य से क्या मिलता है? सूर्य का प्रकाश मिलता है। जड़ों से क्या होता है? पानी एवं पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पत्तियों से क्या मिलता है? क्लोरोफिल, है ना। और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो ये इसको अब मिला लेना है आपको। फिर आ जाते हैं यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद यानी युग्म क्या क्या है? तो इसके बाद जो युग्म बनते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनते हैं। तो यहाँ लिख भी देना है, ठीक है ना। अभी लिखा नहीं गया है, आप लिख देना है। बूझो ने टेलीविज़न के एक कार्यक्रम में एक पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा वह पौधा छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहता है कि वो कौन सा पौधा है। तो वो पौधा होता है नेपेंथस या घटपर्णिका। यहाँ पर लिख भी देना है आपको, ठीक। फिर तीसरा प्रश्न है कि जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है? तो ये होता है तना के द्वारा, ठीक। चौथा है छत्रक यानी कि मशरूम जीवन यापन हेतु पोषकों की पूर्ति करते हैं। किससे? मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों द्वारा, ठीक है। यहाँ पर भर लेना है आपको। फिर स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी का उदाहरण कौन होता है? लाइकेन। लाइकेन क्या है? ये हरी नीली शैवाल यानी काई होती है, ठीक है ना। ये अपने आप ही ये स्वपोषी होती है, ठीक है। तो इसमें इसको भर देना है। फिर ये अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दिए गए रिक्त स्थानों में से पूर्ति ऐसा करना है। इसमें सूर्य दिया है, परजीवी दिया है, परपोषी प्रणाली, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन और पत्तियों। तो ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तथा जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, ऐसे पादप पोषण के लिए परपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। अमर बेल पौधा, यहाँ पे परपोषी प्रणाली भर लेना है, ये वाली। अमर बेल पौधा होते हुए भी अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। अमर बेल एक क्या होती है? जब दूसरों से का खाना लेगी तो उसको बोलेंगे परजीवी। वायुमंडल से मुख्यतः पत्तियों द्वारा पादप कार्बन, है ना, पत्तियों द्वारा ये जो पादप होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। सहजीवी अपना भोजन, आवास एवं भोजन, यहाँ भोजन भर देना है, एक दूसरे के साथ बांटते हैं। सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक है। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका ऐसे जवाब देना है, नहीं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपना भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि भोजन बनाने की प्रक्रिया, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, के लिए सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा अनिवार्य है।
प्रश्न 3 है कि स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है। तो स्वयं संश्लेषित विधि से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें कोई जीव सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। तो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज जाइलम नामक ऊतक के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन खिंचाव द्वारा पैदा होती है, जहाँ पत्तियों से जल के वाष्पीकरण से एक खिंचाव पैदा होता है जो पूरे जल स्तंभ को जड़ों से पत्तियों की ओर ऊपर तक खींचता है। इस तरह पानी जो है नीचे से ऊपर तक पहुंच जाता है। 5वां कह रहे हैं कि बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवी में प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसमें लिखना है आपको, मृत जीवी अपना पोषण मृत और सड़े हुए पदार्थों पर पाचक रस स्त्रवित करके प्राप्त करते हैं। ये रसायन बाहरी रूप से मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल घुलनशील पोषक तत्वों में तोड़ देते हैं, जिन्हें वे बाद में जीव द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, वो पहले उसको पाचक रस छोड़ते हैं जिससे वो और ज़्यादा घुल जाता है। घुलने के बाद जो है क्या करते हैं, वो लोग उसको अवशोषित कर लेते हैं, इस तरह खाना खा लेते हैं। शैवाल कैसे बनते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। शैवाल माने काई हुए एल्गी। तो शैवाल या एल्गी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जैसे और ये नम जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि समुद्र, झीलें, नदियाँ, तालाब और गीली मिट्टी यहाँ मिलता है। यही ठीक है। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में से 7वां प्रश्न शुरू हो रहा है। तो कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो इसमें ऐसा जवाब बनाना है कि पौधे प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक नाइट्रोजन मिट्टी से प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन गैस को पौधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए मिट्टी में मौजूद कुछ जीवाणु जैसे कि राइजोबियम इसे अमोनिया में बदलते हैं और पौधे नाइट्रेट या अमोनियम आयनों के रूप में इन्हें सोख लेते हैं। या है ये आयनों। ठीक है। 8वां प्रश्न कह रहे हैं कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। तो और पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। तो स्वपोषी में लिख लेना है कि ये वे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पौधे एवं शैवाल। और विषमपोषी में लिखना है ये वे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और ऊर्जा के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव। ठीक है। 9वां प्रश्न कह रहे हैं कि यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा। 9वां है कि इसका उत्तर ऐसे लिखना है कि यदि नागफनी के पौधे को अधिक नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो उसकी जड़ों में सड़न हो सकती है, जिससे पौधा बीमार पड़ सकता है या मर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नागफनी एक शुष्क वातावरण का पौधा है जो अधिक पानी या नमी सहन नहीं कर सकता। 10वां प्रश्न लिखना है कि बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल की बुआई करता आ रहा है, उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव होगा। तो लगातार एक ही फसल बोने से खेत की मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी और उपज घट जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर फसल मिट्टी से कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों का उपयोग करती है। बार बार एक ही फसल उगाने से ये पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त
मिट्टी में कीटों और बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है क्योंकि पिछले रोगजनक फसल के अवशेषों में जीवित रह जाते हैं। जब जीवित रहेंगे तो वो नुकसान ही पहुंचाएंगे और वृद्धि करके, ठीक है ना। इस तरह वो इसका जवाब बना देना है। 11वां प्रश्न कह रहे हैं कि ये दो पत्तियां अलग अलग दिखाई गई हैं। ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों। तो एक में हरे रंग की पत्ती है, एक में लाल रंग की पत्ती है। तो उपरोक्त चित्रों में हरे रंग की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी क्योंकि हरे रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। 12वां कह रहे हैं राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाएं तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है जो दलहनी पौधों की जड़ों में गांठें बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाएं तो दलहनी पौधों को नाइट्रोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा जिससे उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, साथ ही पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। 13वां प्रश्न कह रहे हैं कि ये 3 चित्र हैं इसमें, है ना। एक में है सूखी ब्रेड का टुकड़ा बंद डिब्बे में, नमी युक्त ब्रेड बंद डिब्बे में और नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में। तो उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर बूझो यह जानना चाहता है कि किस डिब्बे के ब्रेड में रोए जैसी संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेगी, क्यों? तो इसका जवाब ऐसे बना देना है कि नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में रखे ब्रेड के टुकड़े पर रोए जैसी संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेंगी क्योंकि हवा और नमी मिलकर फफूंदी को बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। अतः तीनों स्थितियों में हवा और नमी के कारण खुले डिब्बे में रखी नमी युक्त ब्रेड में रोए जैसी संरचनाएं 2-3 दिनों में ही बढ़ जाएंगी। अब इसी का बा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। तो इसका जवाब ऐसे बना देना है कि प्रकाश संश्लेषण न होने से मानव जीवन पर भोजन और ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर प्रभाव पड़ेंगे जिससे पृथ्वी पर लगभग सभी जीवन समाप्त हो जाएगा। पौधे भोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले प्राथमिक स्रोत हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है तो पौधे और उन पर निर्भर सभी जीव मर जाएंगे जिससे खाद्य श्रृंखला बाधित हो जाएगी और वायुमंडल ऑक्सीजन से लगभग रहित हो जाएगा। अब इसी में ये 14वां प्रश्न है कि घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है? तो घटपर्णी पौधा प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाता है लेकिन यह उन जगहों पर उगता है जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है। पोषक तत्वों की इस कमी को पूरा करने के लिए यह कीड़ों का भक्षण करता है। ये लिख लेना है आपको। अब इसी में प्रश्न बा है कि घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से समझाइए। तो इसको विस्तार से समझाने के लिए ऐसा करते हैं। घटपर्णी पौधा कीड़ों को आकर्षित करने के लिए अपने रंगीन घड़े के आकार के पत्तों और मीठी गंध का उपयोग करता है। जब कोई कीट इस घड़े के किनारे पर उगता है तो वह फिसलकर अंदर गिर जाता है क्योंकि ये बहुत चिकना होता है और इसमें नीचे की ओर ढके हुए बाल होते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और कीट उसको खा जाता है ना। कीट को वो पचा के खा जाता है। प्रश्न 15 कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। तो किताब में भी दिया हुआ है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। एक पौधा बनाना है और पौधे में यहाँ पर लिखना है कि
यहाँ सूर्य बना लीजिए, इससे सौर ऊर्जा आएगी तो पत्तियाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड सोखेंगी और इधर से ऑक्सीजन छोड़ेंगी, और पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है तो इससे ये भोजन का निर्माण होगा। नीचे से जल एवं खनिज पहुँचेंगे तो और ऊपर तक उसका संश्लेषण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बना लेना है आपको। तो प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र है, तो ये ऐसे को बना लीजिए। ठीक है, और इसको सब लिख कर दीजिए। अब यहाँ से प्रोजेक्ट शुरू होता है। तो ये इसमें दिया है विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियाँ एकत्रित कर कागज़ पर चिपकाइए। पत्ती का नाम एक एक उपयोगी लिखिए। तो पत्ती का तो जो भी आपको मिले उसको चिपकाते जाइए यहाँ पर और उपयोग लिखते जाइए। इसी तरह ये प्रोजेक्ट 2 में कह रहे हैं कि अपने परिवेश में कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज़ पर चिपकाइए। ये बीज किस फल से प्राप्त किए हैं, नाम लिखते, जो भी मिल जाए उसका नाम लिख देना, उसका चित्र बना देना है। तो ये आपको घर में कर लेना है। तो इस तरह ये अध्याय 1 समाप्त होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसको अच्छे से देख के बना लीजिए।